मैं गुज़श्ता कई घंटे से अंधेरे में था, इसलिए मेरी आंखें अंधेरे में भी खूब काम कर रही थीं। मैं चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। मैं जानता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मार्का है, इसलिए अब मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। जहां दुश्मनों की सुजुकी कैरी खड़ी थी, मेरी नजरें वहीं जमी हुई थीं। ये तो मैंने पहले देख लिया था कि उसमें 2 से ज्यादा आदमी थे। फिर बकिया आदमी कहाँ थे? या तो वो भी गाड़ी के झाड़ियों में घुसने से पहले ही कूद गए थे, या फिर वो अभी गाड़ी के अंदर ही थे। मुमकिन है वो जख्मी हो गए हों और हरकत करने के काबिल ही ना हो। मैं तमाम इम्कानात पर गौर कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में हरकत हुई हो जहां दुश्मनों की गाड़ी खड़ी थी। मैंने झाड़ियों का निशाना लेकर फायर करने का इरादा किया, फिर खुद ही उसे मुस्तरद कर दिया। फासला काफी था और वो जगह रिवॉल्वर की रेंज से बाहर थी। खामखा एक गोली जाया करने और दुश्मन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का मुझे कोई शौक नहीं था। अचानक मुझे उस राइफल का ख्याल आया जो मंगल ने कैदी से छीनी थी। आखिरी बार मैंने वो राइफल मुरली के शाने पर देखी थी। मैंने सोचा मुमकिन है मुरली ने वो राइफल जीप में छोड़ दी हो। ये ख्याल आते ही मैं ड्राइविंग सीट की पुश्त पकड़कर आगे की तरफ बढ़ा। दरमियान में कैदी था। मैंने जिस्म का पूरा जोर दोनों हाथों पर डाला और झटके से कैदी के सीने पर बैठ गया। अब मेरी पुश्त जीप के बोनट की तरफ थी। दोनों सीटों की दरमियानी जगह में से हाथ डालकर मैंने टटोला तो राइफल के बट से टकराया। उसके साथ गोलियों की बेल्ट भी थी। मैंने दोनों चीजें उठा ली और सीट का सहारा लेकर दोबारा उसी जगह बैठ गया। वहां से निशाना लेना बहुत आसान था। राइफल लोड थी। मैंने एक मरतबा फिर झाड़ियों पर नजरें जमा दी। थोड़ी देर बाद वहां फिर खफीफ सी हरकत हुई तो मैंने निशाना लेकर फायर कर दिया। धमाका होते ही कोई ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीखा, फिर उसकी आवाज हलक में घुट गई। गोया मैंने दुश्मनों का एक और आदमी कम कर दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा निशाना इतना अच्छा भी हो सकता है। पै दर पै कामयाबियों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। उसके बाद फिर वहां गंभीर सन्नाटा तारी हो गया। हवा की सरसराहट और झींगरों की मकरू आवाजें सन्नाटे को मजीद बोझल बना रही थीं। मैं एक मरतबा फिर चौकन्ने अंदाज में बैठ गया। फिर यूं ही बैठे बैठे काफी देर गुजर गई। झाड़ियों पर नजरें जमाए जमाए मेरी आंखों में नीले पीले दायरे नाचने लगे, मगर कहीं से कोई हरकत न हुई। मैं बैठे बैठे उकता गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जीप लेकर यहाँ से निकल जाऊं। मसला सिर्फ स्टीयरिंग सीट पर बैठने का था। मुझे यकीन था कि टांगों की तकलीफ के बावजूद मैं जीप ड्राइव कर लूंगा। मैंने उकताकर राइफल गोद में रख ली और दोनों हाथों से आंखें मलने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल नजदीक कोई आहट सी हुई हो। मैंने फुर्ती से राइफल उठा ली और हिलती हुई झाड़ियों पर फायर करने ही वाला था कि मंगल की आवाज सुनाई दी। कामरान भैया, फायर मत करना, मैं हूं मंगल। उसकी आवाज में नक्काहत थी। वो लड़खड़ाता हुआ जीप तक आ गया। उसके जिंदा बच जाने पर मुझे खुशी हुई, मगर उससे ज्यादा तशवीश उसके जख्मी होने की थी। मैंने पूछा, क्या तुम ज्यादा जख्मी हो गए हो? उसने नक्काहत भरे लहजे में कहा, जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। मैंने झिझकते हुए कहा, और मुरली? वो बोला, मुरली तो मेरा साथ छोड़ गया कामरान, वो हमेशा के लिए मुझसे रूठ गया। मंगल बिलकने लगा। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने उसे देखा था? मुरली और मंगल दोनों मुखालिफ समतों में थे। मैं शुरू से झाड़ियों पर नजरें जमाए रहा था। मंगल अगर हरकत भी करता तो मेरी नजरों में आ जाता, इसीलिए मैं उससे मुरली की मौत के बारे में तस्दीक चाहता था। मुमकिन है वो महज अंदाजे की बिना पर बात कर रहा हूँ। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है कामरान। मैं जख्मी होने के बाद एक लंबा चक्कर काट कर उस तक पहुंचा था, इसीलिए तुम मुझे नहीं देख सके। फिर तुम्हारा ध्यान तो दुश्मनों की तरफ था। वो आंसू पोंछते हुए बोला, मैं कैसा बदनसीब हूँ, अपने दोस्त का क्रियाक्रम भी नहीं कर सका। मैंने जल्दी से कहा, तुम खुद भी तो जख्मी हो मंगल, चलो गाड़ी में बैठो और किसी डॉक्टर के पास चलो। मंगल ने डूबती हुई आवाज में कहा, मैं गाड़ी नहीं चला सकूंगा कामरान भैया, गोली मेरे सीधे पैर में लगी है। मैंने पूछा, हड्डी तो महफूज है? फिर अपनी हिमाकत पर हंसी आ गई। उसे कैसे मालूम हो सकता था कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं? वो बोला, मेरा ख्याल है कि गोली मेरी रान में घुस गई है, शायद हड्डी को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मेरा सीधा पैर बिल्कुल सुन्न होकर रह गया है। उसकी आवाज लम्हा ब लम्हा डूबती जा रही थी। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था, वरना वो इतना नाजुक नहीं था कि गाड़ी ड्राइव न कर सकता। मैंने कहा, ऐसा करो मंगल, मुझे किसी तरह स्टीयरिंग पर बिठा दो, मैं ड्राइव कर लूंगा। उसने जीप की पैसेंजर सीट फोल्ड की और सहारा देने के लिए हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह कांप रहा है। मुझे धचका सा लगा। मंगल जैसा शहजोर जो अभी कुछ देर पहले मुझ जैसे भारी भरकम आदमी को इत्मीनान से पीठ पर लादे चल रहा था, अब खुद सहारे का मोहताज था। पैसेंजर सीट फोल्ड हो जाने के बाद स्टीयरिंग पर बैठना मुश्किल नहीं था। मैंने 1-2 मरतबा ड्राइविंग सीट की पुश्त का सहारा लिया
और फिर पहले की तरह कैदी के सीने पर बैठ गया। वहां से खिसकता हुआ मैं फोल्डेड पैसेंजर सीट पर बैठा, फिर स्टीयरिंग थाम कर बदिक्कत तमाम सीट पर बैठ गया। इस कोशिश में जीप का गियर मेरी टांग से टकराया तो तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने बमुश्किल तमाम होंठ पर होंठ जमाकर हलक से खारिज होने वाली चीख को रोका। पीछे से ड्राइविंग सीट तक आने में मेरा बुरा हाल हो गया था। सांस धूकनी की तरह चल रहा था और सर्दी के बावजूद पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैं स्टीयरिंग पर सर टिकाकर बुरी तरह हाँपने लगा। इस दौरान में मंगल ने कैदी को बोरी की तरह जीप से बाहर घसीट कर फेंक दिया। फिर उसने पैसेंजर सीट की पुश्त सीधी की और बहुत कोशिश के बाद जीप में सवार हो गया और डूबते हुए लहजे में कहा, जल्दी करो कामरान, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगा। इग्निशन में चाबी मौजूद थी। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और मंगल से पूछा किस तरफ चलना है। उसने कहा उल्टे हाथ की तरफ चलो। जीप झटके से आगे बढ़ी। मैंने उसे बाईं तरफ मोड़ कर पूरी कुव्वत से दौड़ा दिया। वो पगडंडी थी तो कच्ची मगर खासी हमवार थी, इसलिए मुझे जीप भगाने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। फिर मंगल ही मुझे रास्ता बताता रहा। उसकी हालत लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी और किसी भी लम्हे वो बेहोश हो सकता था। साफ महसूस हो रहा था कि वो अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर अब तक होश में है। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक कभी का मर चुका होता, मगर वो आहनी आसाब का जानदार आदमी था, इसलिए बहुत ज्यादा खून बह जाने के बावजूद होशो हवास में था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मंगल के इशारे पर मैंने जीप दरख्तों के एक झुंड की तरफ मोड़ दी। पगडंडी से यहाँ तक जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वहां जीप जाने का एक पेचीदा रास्ता था जो दरख्तों और झाड़ियों में बल खाता दरख्तों के उस झुंड के अंदर जा रहा था। यहाँ पहुंचकर मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की। मजीद 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम दरख्तों के उस झुंड में दाखिल हो गए तो मुझे एक कुटिया दिखाई दी। मंगल ने जीप रोकने को कहा। अब तो उसके हलक से आवाज भी सरगोशी में निकल रही थी। मैंने जीप रोककर उससे पूछा अब क्या करना है। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। जब दोबारा पुकारने पर भी वो खामोश रहा तो मुझे तशवीश हुई। मैं झुककर उसकी शक्ल देखने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मंगल मुझे वहां क्यों लाया था। अचानक उस कुटिया के दरवाजे पर मुझे एक हिंदू योगी नजर आया। उसके हाथ में लालटेन थी और वो हैरत से जीप को देख रहा था। वो यकीनन जीप की आवाज सुनकर बाहर आया था। वो गालिबन इस इंतजार में होगा कि जीप में से कोई उतरेगा, मगर हम दोनों में से तो कोई भी उतरने के काबिल नहीं था। वो लालटेन लिए चंद लम्हे कुटिया के दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर उलझे उलझे अंदाज में जीप की तरफ बढ़ा। जीप के नजदीक आकर उसने लालटेन ऊंची की और मेरा जायजा लेने लगा। फिर वो उलझे हुए अंदाज में बोला, तुम कौन हो बालके? मैंने जल्दी से कहा, आप मुझे नहीं जानते, मगर ये मंगल मुझे यहाँ लाया है। बूढ़े ने हैरत से कहा, मंगल? फिर वो लालटेन लेकर तेजी से मंगल की तरफ बढ़ा। लालटेन की रोशनी में मैंने पहली दफा मंगल का चेहरा देखा। उसका रंग कभी सुर्खी माइल गंदुमी रहा होगा, उस वक्त कोरे लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। उसकी सीट के गिर्द खून का एक तालाब सा था और खून बह बह कर मेरे पैरों की तरफ आ रहा था। बूढ़े ने फिक्रमंदी से कहा, अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल है। फिर मुझसे बोला, तुम इसे उठाकर कुटिया में ले आओ। मैंने जल्दी से कहा, मैं तो खुद भी घायल हूँ, मेरे पैरों में भी गोलियां लगी हैं, बस किसी न किसी तरह यहाँ पहुंच गया हूँ। बूढ़े ने एक मर्तबा फिर उलझे हुए अंदाज में मुझे देखा, फिर कुटिया की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में बोला, कांता बेटी, जरा पानी गर्म कर ले और बिस्तर बिछा दे। फिर उसने लालटेन जमीन पर रखी और मंगल की बगलों में हाथ देकर उसे बाहर की तरफ खींचा। अचानक मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उस दुबले पतले बूढ़े ने भारी भरकम मंगल को किसी बच्चे की तरह हाथों पर उठा लिया और कुटिया की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। अब लग रहा था जैसे मंगल का जिस्म बेवजन हो गया हो या फिर वो बूढ़ा कोई माफौकुल फितरत चीज थी। वो मंगल को लेकर कुटिया में गायब हो गया। चंद मिनट के बाद वो फिर बरामद हुआ। जमीन से लालटेन उठाई और मेरे पास पहुंच कर बोला, क्या तुम भी घायल हो? मैंने कहा, मैं अभी घायल नहीं हुआ हूँ, मेरे घाव तो पुराने हैं। लालटेन की जर्द रोशनी में वो मुझे बहुत पुरस्कार नजर आया। खासतौर पर उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी। मैं कोशिश के बावजूद उससे नजरें न मिला पाया। ऐसा लगता था जैसे उसकी नजरें मेरी हड्डियों में बेवस्त हुई जा रही हैं। बूढ़े की चुपती हुई नजरों से घबरा कर मैंने कहा, काफी दिन पहले मुझे गोलियां लगी थीं। अस्पताल में मेरा इलाज हुआ है और मैं ठीक भी हो गया हूँ। बस अभी कुछ दिन और अपने पैरों पर नहीं चल सकता। बूढ़े ने एक मर्तबा फिर लालटेन जमीन पर रखी और मंगल की तरह मुझे भी बच्चों की तरह उठा लिया। उसके हाथों में बेपनाह कुव्वत थी। वो मुझे उसी तरह उठाए हुए कुटिया में ले गया। कुटिया अंदर से काफी कुशादा थी। उसमें एक तरफ खुश्क घास का ढेर था। उस ढेर पे किसी जानवर की खाल डालकर मंगल का बिस्तर बनाया गया था।
बूढ़े ने मुझे भी मंगल के पास ही बिठा दिया। वहां बैठकर मुझे खुशगवार सी हरारत का एहसास हुआ। कुटिया के दूसरे कोने में कोई लड़की अंगीठी पर देगची चढ़ाए बैठी थी। लड़की की पुश्त मेरी जानिब थी। बूढ़े ने कोने में रखे हुए एक बक्स से मर्तबान और छोटी बड़ी बोतलें निकालते हुए पूछा, पानी गर्म हो गया कांता बेटी? कुटिया में एक मुतरन्नम आवाज गूंजी, अभी लाई बाबा। इस दौरान में बूढ़े ने एक प्याले में पानी लेकर उसमें कई सफूफ हल किए और अब वो प्याला लेकर मंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसने सहारा देकर मंगल को उठाया, मगर अब वो होशो हवास से बिल्कुल बेगाना हो गया था। फिर बूढ़ा चमचे से अपनी तैयार की हुई दवा के कतरे मंगल के हलक में टपकाने लगा। चंद कतरे पीते ही मंगल की हालत संभलने लगी और उसने चंद लम्हों के बाद आंखें खोल दी। उसने वीरान नजरों से बूढ़े को देखा, फिर कुछ कहना चाहा मगर बूढ़े ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। बोला, पहले ये पी लो फिर कुछ बोलना। बूढ़े ने मंगल को सहारा देकर एक मर्तबा फिर उठाया और प्याला उसके होंठों से लगा दिया। मंगल ने वो मशरूब एक ही सांस में पी लिया। फिर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि चंद ही मिनटों में मंगल की हालत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। चेहरे पर खंडी हुई जर्दी अचानक गायब हो गई और वो फिर पहले की तरह तरोताजा दिखाई देने लगा। उसी वक्त वो लड़की पानी की देगची लेकर वहां आ गई। उसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। ऐसा मुकम्मल हुस्न मैंने उससे पहले नहीं देखा था। ग्लोरिया भी इंतहाई खूबसूरत थी, मगर इस लड़की के सामने उसका हुस्न भी मांद पड़ जाता। वो साड़ी में मलबूस थी। वो हर बात से बेनियाज गर्म पानी की देगची वहां रख कर कुटिया से बाहर निकल गई। उसके जाते ही जैसे मैं होश में आ गया। बूढ़े ने मंगल को मैली सी एक चादर दी और उससे कपड़े उतारने को कहा। मंगल ने चादर लपेट कर कपड़े उतार दिए। उसका पजामा खून में डूबा हुआ था, मगर खून अब रुक चुका था। बूढ़ा दूसरे कोने में जलती हुई अंगीठी उठा लाया और न जाने कहां से चौड़े फल का एक खंजर निकाल कर अंगीठी पर रख दिया। कुछ देर के बाद खंजर का फल आग में तप कर सुर्ख हो गया। इस दौरान में बूढ़ा गर्म पानी से मंगल के जख्म की सफाई कर चुका था और अब झुका हुआ बहुत गौर से जख्म का जायजा ले रहा था। फिर उसने मंगल के जख्म पर कोई सफूफ छिड़का तो तकलीफ की शिद्दत से वो बेइख्तियार चीख उठा। न जाने वो कैसा सफूफ था। उसके बाद बूढ़े ने तपता हुआ खंजर अंगीठी से निकाला तो मंगल ने दांतों में अपना रुमाल पकड़ लिया। बूढ़े ने अचानक ही तपते हुए खंजर की नोक मंगल के जख्म में घुसा दी। मंगल बुरी तरह तड़पा और उसके हलक से चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे बूढ़े ने झटके से गोली रान से बाहर निकाल ली। तकलीफ की शिद्दत से मंगल दोहरा हो गया। उसका चेहरा पसीने में डूब गया। बूढ़े ने एक मर्तबा फिर कोई सफूफ जख्म पर छिड़का। मंगल ने तवील सांस लिया और हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उसे सुकून मिल गया हो। फिर वो बतदरीज पुरसुकून होता गया। बूढ़े ने चंद मिनट इंतजार किया, फिर एक डिब्बे में से मरहम की तरह की कोई चीज निकाली और मंगल के जख्म पर उसका लेप कर दिया। इससे फारिग होकर बूढ़ा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, तुम बताओ बालिक, शरीर पर घाव कहाँ है? मैंने कहा, 1 महीना पहले मैं घायल हुआ था। मुझे 6 गोलियां लगी थी। दूसरे सब घाव तो ठीक हो गए, मगर पैरों में अभी तकलीफ है। बूढ़े योगी ने एक मैली सी चादर मुझे भी दी और बोला, अपनी पतलून उतार कर ये चादर बांध लो, मैं देखता हूं कि घाव कैसे हैं। उस चादर का रंग कभी कुछ सफेद होगा, मगर उस वक्त बिल्कुल मटियाली हो रही थी और खासी बोसीदा थी। आम हालात में मैं ऐसी चादर को हाथ में पकड़ना भी पसंद न करता। मैंने फर्श पर बैठे ही बैठे चादर बांध ली। अस्पताल में पहले मेरे पैरों पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, मगर बाद में काट दिया गया। बूढ़े ने एक एक करके मेरे जख्मों का जायजा लिया, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, तुम्हारे घाव तो बहुत कारी हैं, अब तो इनमें पीप पड़ना शुरू हो गया है, मगर तुम चिंता ना करो, ये घाव 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। फिर उसने घूमकर कुटिया में देखा और बड़बड़ाया, ये कांता कहाँ गई? फिर बुलंद आवाज में पुकारा, कांता बेटी। फौरन ही कांता लालटेन उठाए हुए कुटिया में दाखिल हो गई। उसने कुटिया के एक कोने में रखे हुए डिब्बे की तरफ इशारा किया। बोला, बेटी जरा मुझे वो बड़ा डिब्बा उठा कर देना। कांता ने कोई जवाब दिए बगैर लालटेन एक कोने में रखी और डिब्बा उठा लाई। बूढ़े ने एक बोतल में से कोई महलूल निकाला और उसमें साफ सुथरा कपड़ा डबोकर मेरे जख्म साफ करने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जख्मों पर तेजाब छिड़क दिया गया हो। मैंने दांत पर दांत जमाकर बहुत मुश्किल से अपनी चीख को जब्त किया। इस कोशिश में सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में नहा गया। बूढ़े ने 2-3 मिनट तक तवक्कुफ किया, फिर उसने डिब्बे से एक मरहम निकाला और मेरे जख्मों पर उसका लेप कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जख्मों में अचानक ठंडक पड़ गई हो, जैसे किसी ने मेरा सारा दर्द चूस लिया हो। फिर बूढ़े ने बड़े से तांबे के एक गिलास में मुख्तलिफ बोतलों में से चंद कतरे निकाले और उसमें पानी मिलाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, इसे एक सांस में पी जाओ, अभी तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और वो बदमजा और कड़वा मशरूब एक सांस में पी गया।
वो मशरूब पीते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हैरत अंगेज तौर पर मेरी खोई हुई तवानाई बहाल हो रही हो। थकन भी तेजी से उतर गई। अब मैं खुद को पहले की तरह चाको चौबंद महसूस कर रहा था। अचानक बूढ़े ने कहा, तुम लोग भूखे भी हो गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर उसने लड़की से कहा, कांता बेटी कुछ खाने को है तो ले आ। कांता की आवाज आई, भाजी और चटनी तो है बाबा, रोटियां अभी डाल देती हूँ। मैं कहना चाहता था कि वो जहमत न करे, मगर मेरे पेट में तुम्हारे भूख के चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए मैं खामोश रहा। मैंने मंगल की तरफ देखा, मगर वो लंबी तान कर सो गया था। वो बेचारा वैसे भी जख्मों से निढाल हो गया था। इस जहनी कशीदगी और पैदल चलने की थकन अलग थी। थोड़ी देर के बाद कांता एक थाली में छोटी छोटी कुछ टिक्कियां, आलू की भुजिया और लहसुन की चटनी ले आई। मेरे जहन में बेशुमार सवालात कुलबुला रहे थे। आखिर ये बूढ़ा कौन है? इस जंगल में क्यों पड़ा हुआ है? मैं उससे कुछ पूछना चाहता था कि बूढ़े ने कहा, पहले भोजन कर लो, बाकी बातें बाद में। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा मेरे ख्यालात पढ़ रहा हूँ। मैं खामोशी से खाने में मसरूफ हो गया। या तो वो खाना वाकई बहुत लजीज था या फिर मुझे भूख लग रही थी। वजह कुछ भी रही हो, मैंने चंद मिनट में सब कुछ चट कर लिया। पेट भरा तो शिद्दत से चाय की ख्वाहिश हुई, मगर वहां ये चीजें कहाँ। मैं खुश्क घास के बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कुटिया में मलगजा सा उजाला था। मैंने घूमकर मंगल की तरफ देखा। वो दीवार से टेक लगाए कुछ खाने में मसरूफ था। उस वक्त कुटिया में न कांता थी न वो बूढ़ा। मंगल ने हंसकर कहा, तुम तो खूब सोए, जानते हो इस वक्त क्या बजा है? मैंने नफी में सर हिलाया। वो बोला, इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैंने कहा, यार सारी रात भाग दौड़ और जहनी अजाब में गुजरी, इतना सोना तो मेरा हक था। फिर मैंने हंसकर पूछा, तुम्हारे जख्म का क्या हाल है? बोला, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो घाव भरने में कुछ दिन लग जाएंगे। तुम्हारी तकलीफ कैसी है? सुना है बाबा ने तुम्हें भी कोई दवाई पिलाई है? मैंने कहा, हाँ पिलाई तो थी, दवा तो उन्होंने तुम्हें भी पिलाई थी। वो बोला, कांता बता रही थी कि जो दवा बाबा ने तुम्हें पिलाई है वो उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद तैयार की है। मैंने हैरत से कहा, मगर यार उस दवा में ऐसी क्या खास बात है? वो बोला, उसका अंदाजा भी तुम्हें हो जाएगा। मेरे पैरों में अब रत्ती बराबर तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आजमाइश की खातिर अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश की। तभी बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, इतनी जल्दी मत करो, कम से कम 3 दिन तक आराम करो। मैं दोबारा घास फूस के बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद कांता भी कुटिया में आ गई। उसके बाल गिले थे और पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे थे। उसने एक नजर मुझ पर डाली, फिर गर्दन झटक कर कुटिया से बाहर निकल गई। मैंने अब गौर किया तो मालूम हुआ कि इस कुटिया के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जिसमें हम लोग थे, दूसरा हिस्सा पीछे की जानिब था। बीच में घास फूस और सरकंडों की दीवार थी। दूसरे हिस्से में जाने के लिए कोने में छोटा सा रास्ता था। थोड़ी देर के बाद कांता हमारे लिए थालियों में खाना ले आई। आज भी खाने में साग की भुजिया, रोटी और चटनी थी। मैंने और मंगल ने खूब मजे ले लेकर खाया। खाने के बाद मंगल अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला तो मुझे हैरत हुई। उसने पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कश लेते हुए उससे पूछा, एक बात तो बताओ, ये बूढ़ा आखिर है कौन और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मंगल हंस कर बोला, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं भी खामोश हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि ये सवाल बराह रास्त उस बूढ़े या उसकी बेटी कांता से करूंगा। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा कुटिया में दाखिल हुआ। उसने रात की तरह उस वक्त भी तांबे के लंबे से बदवजा ग्लास में वही मशरूब तैयार किया और मुझे दे दिया। मैंने इनकार करना चाहा, मगर बूढ़े का खुलूस देखकर हिम्मत न पड़ी और मैं वो बदमजा मशरूब एक ही सांस में चढ़ा गया। वो मशरूब पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया हो। उस मशरूब में खास बात यह थी कि उसे पीने के थोड़ी देर के बाद नींद के झोंके आने लगते। कल रात भी यही हुआ था। खाना खाते ही मैं बेसुध हो गया। आज भी उसे पीते ही मैं गहरी नींद सो गया।